नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। समाजवादी पार्टी के परिवार की लड़ाई अब खुलकर सामने आ गई है। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच की जो नाराजगी है वो किस तरह सामने आ रही है। शिवपाल यादव ने अखिलेश को समाजवादी पार्टी के विधानमंडल दल से निकालने का चैलेंज दे दिया है। दरअसल बुधवार को अखिलेश ने शिवपाल पर तंज कसते हुए कहा था कि बीजेपी में जाने वालों के लिए समाजवादी पार्टी में जगह नहीं है। न्यूज 18 से खास बातचीत में शिवपाल ने अखिलेश के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया और अखिलेश को यह चैलेंज दे दिया कि अगर ऐसी बात है तो विधानमंडल दल से निकाल दें। दरअसल अखिलेश यादव ने कहा था कि जो बीजेपी में रहेगा वो एसपी में नहीं रहेगा और अब शिवपाल यादव ने इस पर कहा है कि यदि ऐसी बात है तो वो मुझे विधानमंडल दल से निकाल दें। एक राजनेता ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। वैसे तो मैं समाजवादी विधानमंडल दल का 111 विधायक जो हैं उसका सदस्य हूँ और अगर ऐसा उनको लगता है कि मैं बीजेपी में हूँ तो मुझे विधानमंडल दल से शीघ्र निकाल देना चाहिए। वो बड़ा सवाल नहीं है। वो देखिए, जो बीजेपी से मिलेगा वो समाजवादी में नहीं रहेगा, जो बीजेपी से मिलेगा वो समाजवादी में नहीं रहेगा। तो शिवपाल यादव के बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने रिएक्ट किया और कहा है कि विधानमंडल दल से निष्कासित करना या नहीं ये तो एसपी का आंतरिक मामला है, लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि अखिलेश यादव भी बीजेपी में आ जाए, समाजवादी पार्टी खत्म हो जाए। किसी भी नेता के किसी भी पार्टी में मिलने का पार्टी में शामिल होना नहीं होता है। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शिवपाल के बयान पर रिएक्ट किया है और कहा है कि शिवपाल का विवाद समाजवादी पार्टी का आंतरिक मामला है। हम चाहते हैं कि अखिलेश बीजेपी में आ जाए और समाजवादी पार्टी खत्म हो जाए। समस्या है वो सपा अपना हल करे। भाजपा मजबूत है, भाजपा मजबूत रहेगी, भाजपा आगे भी मजबूत होगी। हमें सपा की समस्या से कोई लेना देना है। हम तो चाहते हैं सपा समाप्त हो जाए। संपर्क करने के लिए हमें अखिलेश यादव जी वो भी संपर्क करें, हम संपर्क करने को तैयार हैं। अगर शिवपाल यादव को निष्कासित कर देते अखिलेश यादव तो क्या ले लेंगे? उनका विषय है। मैंने कहा ये मेरा विषय नहीं, मेरी पार्टी का विषय नहीं है। कोई भी दल का कोई भी नेता हमारे मुख्यमंत्री जी से, हमारे पार्टी किसी नेता से आकर के हमसे लोग दिन भर मिलते रहते हैं, लेकिन दूसरे दल का होने का मतलब ये नहीं कि कोई एक नेता दूसरे नेता से नहीं मिल सकता। चुनाव के समय होता है, सरकार बनने के बाद सरकार में बैठे हुए लोगों से कोई भी मिल सकता है। उत्तर प्रदेश के 7 अनुदान पाने वाले मदरसों पर लटकी कार्रवाई की तलवार। मान्यता निलंबित किए जाने के लिए रजिस्ट्रार मदरसा बोर्ड ने नोटिस भेजा है। बार बार मोहलत दिए जाने के बावजूद मानक पूरा न करने पर सख्त कार्रवाई की तैयारी चल रही है। निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड ने 15 मदरसों की जांच शुरू की है और परीक्षण के बाद मानक पूरा न करने वाले मदरसों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। निलंबन की कार्रवाई पूरे होते ही सरकार रोक सकती है मदरसों का अनुदान। मानक पूरा नहीं होने पर अनुदान बंद होगा। किन मदरसों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है उनके नाम भी हम आपको दिखा रहे हैं। महाराजगंज तराई के नूर उल उलूम अतीकिया को नोटिस मिला है। श्रावस्ती के मदरसा गुलशन तैयबा को नोटिस मिला है। संत कबीर नगर के मदरसा फैजुल इस्लाम को नोटिस मिला है। सुल्तानपुर के मदरसा इस्लामिया को नोटिस मिला है। प्रयागराज के मदरसा तालीमुल कुरान, प्रयागराज के मदरसा रहमत निसा को भी नोटिस प्राप्त हुआ है और वाराणसी के मदरसा इस्लामिया वारसिया को भी नोटिस मिला है। उधर जहांगीरपुरी में बुलडोजर की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते के लिए रोक लगा दी है। याचिकाकर्ता के वकील कपिल सिब्बल ने बुलडोजर पर स्टे की मांग की है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा पूरे देश में स्टे का आदेश नहीं दे सकते क्योंकि अवैध निर्माण बुलडोजर से ही टूटते हैं। इस मामले में कोर्ट ने केंद्र, दिल्ली सरकार, एनडीएमसी और एमसीडी को नोटिस जारी किया है। 2 हफ्ते बाद फिर से मामले की सुनवाई होगी। तो जहांगीरपुरी मामले में आज सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल डिमोलिशन पर 2 हफ्ते की रोक लगाई है, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि पूरे देश में रोक नहीं लगाई जा सकती क्योंकि अवैध निर्माण पर बुलडोजर ही चलता है। कोर्ट में जहांगीरपुरी अतिक्रमण और जमीयत उलमा हिंद दोनों अर्जियों पर अहम सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान दुष्यंत दवे की तरफ से जहांगीरपुरी में अतिक्रमण को लेकर तमाम दलीलें दी गई और ये कहा गया कि वहां पर दुकानों को तोड़ा गया है
और साफ तौर से ये अपने आप में मानवाधिकार का वायलेशन है। उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि तमाम गरीब और मजदूरों की दुकानों को तोड़ा गया है। हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल जमीयत की तरफ से अपीयर हुए और उन्होंने कोर्ट में कहा कि न केवल जहांगीरपुरी में बल्कि यूपी, मध्य प्रदेश और गुजरात में तमाम जगहों पर एक विशेष समुदाय को टारगेट करके फिलहाल उनके घरों को बुलडोजर के द्वारा तोड़ा जा रहा है, जिस पर केंद्र सरकार की तरफ से पेश वकील सॉलिसिटर जनरल ने कपिल सिब्बल की इस दलील का विरोध किया। वही मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस एल नागेश्वर राव की तरफ से ये पूछा गया कि आखिर आपने जो याचिका दाखिल की है उस याचिका में आप क्या आदेश चाहते हैं। कपिल सिब्बल की तरफ से कोर्ट में ये कहा गया कि वो ये चाहते हैं कि पूरे देश भर में जो बुलडोजर के द्वारा कार्रवाई की जा रही है उस पर रोक लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने दो बड़े सवाल किए। पहला कि जो जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हुआ क्या ये कोई राष्ट्रीय मुद्दा है। वहीं जमीयत के मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि पूरे देश भर में जिस तरह बुलडोजर से कार्रवाई की जा रही है उस कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाने का कोई आदेश जारी नहीं कर सकता है। केंद्र सरकार की तरफ से पेश वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में दलील देते हुए यह कहा कि पूरे देश भर में एक विशेष समुदाय पर ही नहीं बल्कि हिंदुओं के ऊपर भी कार्रवाई की गई है। मध्य प्रदेश में और गुजरात में और उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे परिवार हैं जो हिंदू हैं और उनके घरों पर भी कार्रवाई की गई है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने तमाम पक्षों को सुना, उसके बाद इस पूरे मामले में तमाम पक्षकारों को नोटिस जारी किया और 2 हफ्ते तक जहांगीरपुरी के अतिक्रमण पर रोक जो लगी हुई थी उसको बढ़ा दिया। कोर्ट ने सभी पक्षों को जमीयत की इस अर्जी पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। 2 हफ्ते के बाद देश की सबसे बड़ी अदालत इस पूरे मामले की दोबारा सुनवाई करेगी। देखना बेहद अहम होगा कि जब इस पूरे मामले में 2 हफ्ते के बाद सुनवाई होगी तो तमाम पक्षकार सुप्रीम कोर्ट में अपना क्या कुछ जवाब दाखिल करते हैं। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 2 हफ्ते तक के लिए जो कल ऑर्डर पास हुआ था वो ऑर्डर कंटिन्यू रहेगा, स्टेटस को रहेगा और वहाँ दिल्ली की जहांगीरपुरी एरिया में जो भी डिमोलिशन का काम हो रहा था वो बिल्कुल नहीं होगा, उस पर रोक लगी रहेगी। और स्टेट्स को, अथॉरिटीज़ को नोटिस इशू किया गया है और ये कहा गया है कि आप इसमें जवाब दीजिए। पिटिशनर्स भी इसमें कुछ एफिडेविट फाइल करेंगे और ये बताएंगे कि अफेक्टेड लोगों को नोटिस गया था कि नहीं गया। योगी सरकार 2.0 में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर्मचारियों और अधिकारियों को टाइम से आने की हिदायत दी है, लेकिन मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद कितने अधिकारी और कर्मचारी ऐसे हैं जो कि समय से पहुंचने लगे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं। न्यूज़ 18 की टीम आज अलग अलग ऑफिसेस का रिजल्ट चेक करने पहुंची, उसके बाद हमने क्या देखा वो हम आपको दिखाते हैं। योगी सरकार 2.0 में लापरवाह और भ्रष्ट अधिकारियों कर्मचारियों की कोई जगह नहीं है। सरकार इस मुद्दे पर और भी ज्यादा सख्त है। अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को समय से आने की हिदायत दी थी, जिसके बाद क्या माहौल है हम आज आपको दिखाते हैं। हम खड़े इस समय मेरठ विकास प्राधिकरण के कार्यालय में। आप देख सकते हैं ये जेईस का कमरा है जिनके कंधे पर अवैध निर्माण रोकने की जिम्मेदारी है, साइट देखने की जिम्मेदारी है, लेकिन सुबह समय से आना शायद इन्हें पसंद नहीं है। आप देख सकते हैं एक के बाद एक कमरे की तस्वीरें हैं। दूसरे कमरे में एक बैग रखा है, बोतल रखा है, यानी आ चुके हैं, कहीं अपनी सीट से नदारद हैं। तीसरे कमरे में जेई साहब मौके पर हैं, अपनी फाइलें संगवा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से काम चल रहा है। सुबह का माहौल है, 10 बज रहे हैं और जेई अपने लिए कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं कि आज उन्हें क्या काम करना है। आप देख सकते हैं कि चौथे कमरे की स्थिति है कि यहाँ पर एक कर्मचारी बैठे हैं और अपने काम में लगे हुए हैं, यानी कुछ अधिकारी कर्मचारी अपने काम को लेकर तत्पर हैं लेकिन कुछ लापरवाह बने हुए हैं। आप देख सकते हैं कि कमरे का पंखा चल रहा है लेकिन अधिकारी और कर्मचारी अपनी सीटों पर नहीं है। कमोबेश यही पूरा माहौल मेरठ विकास प्राधिकरण के दफ्तर का है। अभी तक 10:10 का समय हुआ है। वीसी मेरठ विकास प्राधिकरण मृदुल चौधरी नहीं पहुंचे हैं, सेक्रेटरी पहुंच गए हैं और जो तमाम कर्मचारी हैं उनको लेकर अभी भी स्थिति बनी हुई है कि कुछ आ रहे हैं, कुछ आने वाले हैं और कुछ अभी तक नहीं पहुंचे हैं। प्राधिकरण के दफ्तर में कर्मचारी मौजूद हैं लेकिन कुछ कर्मचारी अभी भी लापरवाह बने हुए हैं, जिन्हें सख्ती की जरूरत है, जिन्हें हिदायत के बावजूद वो सुधरने को तैयार नहीं है। तो देखना यह होगा कि आखिर ऐसे लोगों पर कार्रवाई कब तक होगी। कैमरामैन किशन सुदन के साथ न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ।
पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था लागू होने के बाद वाराणसी में जो आम लोगों के लिए पुलिस से जुड़ी हुई जो भी शिकायतें समस्याएं हैं वो सबसे ज़्यादा यहीं अपर पुलिस आयुक्त मुख्यालय अपराध सुभाष चंद्र दुबे के ऑफिस में सुनी जाती हैं। टाइम तो मेरी घड़ी में इस वक्त मैं दिखाऊँ आपको कैमरा पर्सन 10 बजने में 5 मिनट बाकी हैं, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर कमरा खाली है, कोई भी नहीं है, कुर्सी खाली है। आप देख सकते हैं कि कुर्सी यहाँ पर अभी फ़िलहाल खाली है। और अब यहाँ पर अभी बताया जा रहा है कि अभी जो ऑफिसर थे सुभाष चंद्र वो छुट्टी पर थे एक लंबे उस समय से, अभी छुट्टी पे थे क्या साहब छुट्टी पे साहब छुट्टी पे तो आज उनको लौटना भी था, आज उनकी ड्यूटी भी थी शायद बताया जा रहा है, लेकिन फ़िलहाल वो यहाँ पर कोई नहीं है। अब वो छुट्टी पर हैं या उनको लौटना था। और दूसरा है आईपीएस अफसर विक्रांत वीर जो यहाँ पर पुलिस उपायुक्त सुरक्षा और अभिसूचना है, तो वो भी ऑफिस में मौजूद नहीं है, उनका भी ऑफिस जो है अभी फ़िलहाल खाली है। तो ऐसे में उनका स्टाफ ज़रूर यहाँ पर बैठे हैं। अभी कहाँ स्टाफ बैठे हैं, लेकिन हम स्टाफ से नहीं पूछेंगे क्योंकि अनुशासन का मीटिंग हो रहा है। मीटिंग में अच्छा सभी लोग मीटिंग गए हैं, तो अभी आएंगे। एक बुजुर्ग कर्मचारी हैं वो बता रहे हैं कि अभी आएंगे और अभी मीटिंग है। तो सवाल ये उठता है कि सुबह से सारे अफसर्स क्या पुलिस कमिश्नरेट के मीटिंग में चले गए हैं और कब आएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री ने तो जनता से मिलने और ऑफिस में आने का समय पहले ही निर्धारित कर लिया है। तो अब क्या अफसरों ने अपने मुताबिक समय निर्धारित किया है? कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। और अब बड़ी खबर प्रयागराज से मिल रही है। महंत नरेंद्र गिरी के करीबी की संदिग्ध मौत हो गई है। आदित्य नारायण मिश्रा की सड़क हादसे में मौत हो गई है। बरेली में सड़क हादसे में ये मौत हुई है। इनोवा गाड़ी से संदिग्ध मौत पर अब सवाल उठे हैं। बड़े हनुमान मंदिर में प्रसाद की दुकान चलाते थे। नरेंद्र गिरी की मौत के बाद दुकान उन्होंने बंद कर दी थी और जिस तरीके से गाड़ी से उनका एक्सीडेंट हुआ और उनकी मौत हुई उसको संदिग्ध माना जा रहा है। नरेंद्र गिरी की मौत के बाद दुकान उन्होंने बंद कर दी थी। आदित्य नारायण मिश्रा जो कि महंत नरेंद्र गिरी के करीबी थे, उनकी एक हादसे में मौत हो गई। और तस्वीरों में आप वो गाड़ी देख रहे हैं। बरेली में एक सड़क हादसा हुआ और गाड़ी से संदिग्ध मौत जो हुई है उस पर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। ये वो एक्सीडेंट है जो कि बरेली में हुआ है। आप देख सकते हैं कि गाड़ी पूरी तरह से चकनाचूर हो गई है। इनोवा स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। मेरठ में पूर्व में तैनात रहे भ्रष्टाचारी दारोगा धर्मेंद्र सिंह के खिलाफ अब मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मेरठ के मेडिकल थाना में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। करीब 1.5 साल से इस मामले की जांच चल रही थी। जांच में पाया गया कि करोड़पति दारोगा ने अपनी आय की तुलना में 134% अधिक संपत्ति जुटाई है, जिसके बाद अब जांच पूरी हो चुकी है और दारोगा को दोषी पाए जाने पर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 2020 में मेरठ के थाना हस्तिनापुर में तैनात दारोगा धर्मेंद्र सिंह की भ्रष्टाचारी गतिविधियों के खिलाफ गोपाल काली नाम के एक जनप्रतिनिधि ने खुलासा किया है। तो आय से 134% ज्यादा संपत्ति मिली थी और भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगे थे दारोगा धर्मेंद्र पर, जिसके बाद अब उन पर मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोप अरबपति दारोगा पर शिकंजा कस दिया गया है। ये एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन ने मेडिकल थाने में एक सब इंस्पेक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया है जांच के बाद, और इन्वेस्टिगेशन भी उन्हीं के द्वारा की जा रही है। पहले इस जिले में पिछले 1.5 साल पहले यहाँ पे पोस्ट थे, उनका स्थानांतरण हो चुका है। उनके विरुद्ध एक एफआईआर पंजीकृत हुआ है। लखीमपुर खीरी में चोर को एसी का आउटडोर खोलना भारी पड़ गया। दरअसल जब चोर एसी का आउटडोर खोल रहा था तभी स्ट्रीट डॉग ने चोर को घेर लिया। स्ट्रीट डॉग के डर से चोर दीवार पर ही बैठा रहा और बाद में लोगों ने उसको पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। सदर कोतवाली का ये मामला है। और देखिए दिलचस्प तस्वीर बताने के लिए काफी है कि लखीमपुर में किस तरह घटना हुई। इरादे चोरी के थे, एसी का आउटडोर खोल रहा था, लेकिन तभी स्ट्रीट डॉग्स ने इस चोर को वहां पर घेर लिया। ना इससे जाते बना, ना उतरकर भागते बना, और जिस वारदात को ये अंजाम देने आया था वो भी नहीं पूरी कर पाया है। काफी देर तक ये दीवार पर यूं ही बैठा रहा, तभी लोगों ने इसको देख लिया। स्ट्रीट डॉग्स का शोर सुनकर लोग आए और इसको पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया।
सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को गोली लगी। वहीं एक बदमाश फरार हो गया। घायल बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश के पास से एक तमंचा, 315 बोर खोखा, जिंदा कारतूस, 1 लाख रुपए बरामद हुए हैं। घायल बदमाश का नाम योगेंद्र बहादुर है। पिछले साल मार्च महीने में सहारनपुर के प्रसिद्ध समाजसेवी केएल अरोड़ा के घर ये चोरी में शामिल था। इसके साथ ही इस साल 28 फरवरी को हरियाणा के कैथल जिले के प्रसिद्ध उद्योगपति संजय तंवर के घर में करोड़ों की डकैती की घटना में भी कैथल पुलिस को इसकी तलाश थी। देखिए, आज कोतवाली नगर और सहारनपुर जनपद की स्वाट टीम के एक अपराधी के साथ एक पुलिस मुठभेड़ हुई है। उस पुलिस मुठभेड़ में अपराधी को गोली लगी है, वो घायल हुआ है तथा 1 लाख रुपए कैश उसके पास से रिकवर हुआ है। एक तमंचा, एक मोटरसाइकिल भी उसके पास से मिली। उसका एक साथी भागने में सफल हो गया है। जब पूछताछ हम लोगों ने की तो इस शातिर अपराधी ने अपना नाम योगेंद्र बहादुर निवासी नेपाल बताया। बाद में ये जानकारी प्राप्त हुई कि ये थाना कोतवाली नगर अंतर्गत प्रमुख समाज सेवी केएल अरोड़ा जी के यहाँ पर बड़ी चोरी हुई थी। उस चोरी में भी इस व्यक्ति का हाथ था। तो सहारनपुर पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 5 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। बदमाशों के कब्जे से चोरी की 4 मोटरसाइकिल, ई-रिक्शा, मोबाइल फोन और अवैध असलहा, कारतूस बरामद हुआ है। मुठभेड़ सहारनपुर के राकेश मंडी के ग्राउंड में ट्यूबवेल के पास हुई है और पकड़े गए 5 बदमाश सहारनपुर जिले के ही रहने वाले हैं। सभी अभियुक्त पहले से कई संगीन कानूनी धाराओं के तहत न्यायिक सुनवाई का सामना कर रहे हैं। इन सभी के लंबे आपराधिक इतिहास को देखते हुए इनकी गिरफ्तारी काफी अहम है। नगर पुलिस को चोरों के एक साथी गिरोह को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। कोतवाली नगर पुलिस को कल रात सूचना मिली थी कि राकेश मंडी ग्राउंड में कुछ साथी किस्म के चोर इकट्ठे हैं और किसी वारदात के करने के इरादे से वहां पे मौजूद हैं। इस पर उनकी घेराबंदी की गई और एक मुठभेड़ के बाद उन 5 को गिरफ्तार किया गया। उनसे पूछताछ और उनके द्वारा जो घटनाओं में चोरी किए गए माल थे उन सबकी रिकवरी की गई है। सहारनपुर में ऑपरेशन क्लीन जारी है। सहारनपुर के थाना कुतुबशेर क्षेत्र में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली भी लगी। बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसके पास से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद हुई है। साथ ही एक कार भी बरामद हुई है। उधर रामपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस मुठभेड़ में इनामी बदमाश कृष्ण कुमार घायल हुआ है। गिरफ्तार बदमाश कृष्ण कुमार पर 25,000 का इनाम है। बदमाश कृष्ण कुमार 17 अप्रैल को बिलासपुर थाना क्षेत्र में हुई हत्या का आरोपी है। मुठभेड़ रामपुर के कोतवाली स्वार क्षेत्र में हुई है। आज थानाध्यक्ष स्वार को सूचना प्राप्त हुई कि जो मुख्य अभियुक्त है टिल्ला यादव जी बिलासपुर से स्वार की तरफ आएगा। थानाध्यक्ष स्वार हरिंदर सिंह ने एसओजी टीम के प्रभारी अजय पाल से वार्ता की और दोनों टीमें वहां पर लग गई। 20/21 की रात्रि एक मोटरसाइकिल उधर से आती हुई दिखाई दी बिलासपुर की तरफ से। पुलिस टीम ने रोकने का प्रयास किया लेकिन ये भागने लगा। इसकी मोटरसाइकिल फिसल कर गिर गई। इसने पुलिस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में बदमाश घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के लिए CHC स्वार भेजा गया है। विदित हो कि इस अभियुक्त पर 25,000 का इनाम भी जिला पुलिस द्वारा घोषित किया गया था। वहीं बुलंदशहर में थाना नगर कोतवाली क्षेत्र में डिवाइडर से टकराकर तेज रफ्तार ट्रक पलट गया, जिससे बाजार में भीषण आग लग गई। इस हादसे में दुकानों में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। आग की लपटों की जद में आकर मार्केट की कई दुकानें जलकर खाक हो गई हैं तो कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। स्थानीय पुलिस और दमकल की टीमों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। आग लगी हुई है। क्या कहना आपका? ये पूरा दुकानों में नुकसान जो हुआ है इस डिवाइडर की वजह से हुआ। भाई साहब होना ये डिवाइडर की वजह से डेली गाड़ियाँ टूटती हैं। यहाँ देखो ये पूरा डिवाइडर पहले जो टकराया है पूरा डीजल हुआ है, उसकी वजह से पूरी दुकानों में आग लगी है। इधर दुकानों का देखो कितना नुकसान हुआ है। 3-4 दुकानों में आग लगी। आग लगने का कारण एक ट्रक का अनियंत्रित होकर के पलट जाना। फायर ब्रिगेड की बुलंदशहर से 2 फायर टेंडर, ऊर्जा से 1 फायर टेंडर। सर कुल कितनी गाड़ियाँ आग बुझाने के लिए आई हैं? कर रहे हैं। कुल
कितनी गाड़ियाँ बुझाने के लिए आई हैं? अभी मौके पे 3 गाड़ी है। उधर झांसी में घूसखोर लेखपाल का वीडियो सामने आया है। वीडियो में लेखपाल रिश्वत लेने की बात कर रहा है। लेखपाल 50% कैश लेने की मांग कर रहा है और तो और वीडियो में रिश्वतखोर पैसा ऑफिसर्स तक पहुंचाने की बात कबूल कर रहा है। वीडियो सामने आने के बाद डीएम ने लेखपाल को सस्पेंड कर दिया और एफआईआर भी दर्ज की है। ये वीडियो बबीना ब्लॉक में तैनात लेखपाल का है। हम करें हम पहले बात करें और लेखपाल साहब से ऐसी बात है बोले बे हमें एक बात वही दी करे उनने जो कही कि भाई जैसे तुमसे हाल क्या वो दे वैसे तुमसे कह लो जो है तुम आदेश ले आओ पैसा दो नहीं तो ऐसो जैसे मान लो हम अबे गए वो हमें। और फिलहाल वक्त एक ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा।